7% से ग्रो करेंगे, 8% से ग्रो करेंगे। करेक्ट। तो मेरा प्रश्न ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेस में अनलिमिटेड ग्रोथ पॉसिबल कैसे है? प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, रिलीजियस फैनाटिज्म बढ़ रहा है, जो हो रहा है ये सब। मंदिर मंदिर क्यों? तीर्थ यात्रा का क्या मतलब था? हमारे प्रतीकों का क्या मतलब था? तिलक का मतलब क्या? कलश का मतलब क्या? नारियल का मतलब क्या? स्वस्तिक का मतलब क्या? ओम का मतलब कुछ पता नहीं किसी को। हमारे 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 त्योहारों का क्या मतलब है? तो नग्न अर्धनग्न स्त्रियां फिल्मी गानों के ऊपर, अश्लील गानों के ऊपर नाचती हुई दिखाई गई। सबकी उसका मतलब क्या होता है? शक्ति पूजन में देखा है आपने कभी? मैं एग्जाम्पल दे रहा, अम्बा माँ की मूर्ति कहाँ होती है? बीच में, है ना? आज अम्बा माँ को करने बिठा दिया, कौन है? आई हूँ। हैप्पी बर्थडे मैसेज व्हाट्सएप पे भेजते हो। डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच कार्बन इट एड? 2040 में ह्यूमैनिटी विल स्टॉप। एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। कृष्णम वंदे जगत। कृष्ण भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, ऐसा अवतार है जिसने क्लेम किया कि आई एम गॉड। ज्ञान और कहानियों के सिलसिले में आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मनीष गहलोत। इनके साथ आज हमने सस्टेनेबल करियर ऑप्शंस इस बारे में बात करी है। कैसे कैपिटलिज्म में जिस तरीके की ग्रोथ की लोग बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, कैसे वो चीज़ इम्पॉसिबल है, इस बारे में बात करी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन है। यूथ को कॉन्वर्जेसन बिल्कुल देखनी चाहिए। इसमें आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चलेगा, इसमें आपको करंट नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो स्टेट है, जो सिचुएशन है, उसके बारे में पता चलेगा। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन है, इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेसन है। एंड में आपको थोड़े बहुत कृष्ण भगवान भी इसमें मिल ही जाएंगे। इसको एंड तक देखना और एंजॉय करना। सी यू ऑन दी अदर साइड। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। कीप वॉचिंग सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। मनीष सर, वेलकम ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने आज टाइम दिया, काफ़ी लंबे खींचा खींची के बाद हम आज बैठ पाएँ। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन के साथ में। हमको जिन टॉपिक पर डिस्कस करना है, जो आपने सुझाया था और जिसमें मेरी क्यूरियोसिटी भी है, वो है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल करियर ऑप्शंस। तो लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशंस फर्स्ट। What is sustainability? What are sustainable career options? And why is it the requirement of the youth to think about sustainable career options? So before coming to your answer, let me give you some context, so that you understand why sustainability is a must. So if you really look at, हम लोगों ने क्या किया है कि जो धरती हमारी है, जिसपे लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ गया? पानी आ गया, बिजली आ गई, कोयला आ गया, आपकी बिजली में बोलूँगा जो कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, है ना? फिर ऑयल आ गया। ये 2013 में ये 50% परमानेंटली कंज्यूम्ड हुआ है, ओके, है ना? और हमारी सारी सरकारें जो जीडीपी ग्रोथ की बात करें दुनिया भर में, सारे बैंक, सारे इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रही है। 7% से ग्रो करेंगे, 8% से ग्रो करेंगे। करेक्ट। तो मेरा प्रश्न ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेस में अनलिमिटेड ग्रोथ पॉसिबल कैसे है? राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑयल, वो हम बहुत तेज़ी से कंज्यूम करते हैं। अब उसका ऑयल का रिप्लेसमेंट सन या सोलर एनर्जी नहीं है, क्योंकि ऑयल के साथ 65% बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर पार्ट को टच कर रहे हैं, वो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे समय में जब अपन विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पानी की कमी होगी 2030 में, ऐसा बोला जा रहा है कि भारत के मेजर सिटीज़ में जीरो वाटर होगा, पोर्टेबल वाटर जीरो हो जाएगा। जहाँ एयर क्वालिटी रिड्यूस होती जा रही है, जैसे गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर एरिया, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में सस्टेनेबल लाइफ, व्हाट सस्टेनेबल लाइफ और सस्टेनेबिलिटी इज़ कि जितना मैं नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा हूँ,
क्या मैं उतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रोड्यूस ओके यू नो, क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिससे, जैसे मान लो कि ये घर बनाया हमने, राइट, इसमें लकड़ी का आपको यूसेज बहुत दिख रहा होगा, बराबर। राइट तो हमने ये लकड़ी का यूज़ करने के पहले 200 पेड़ उगा करके बड़े किए, उसके बाद हमने ये लकड़ी यूज़ की है। ये 100 पेड़ों के बराबर भी लकड़ी नहीं है, ये मुश्किल से 10 पेड़ की जितनी लकड़ी, पर उसके लिए 200 पेड़ हमने उगाए, मतलब अगर आपने नेचर से कुछ लिया है तो आपको कुछ देना भी है। पड़ेगा, बराबर है। जैसे अभी अपन ने विज्ञान का इस्तेमाल करके, साइंस का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग वाटर आउट ऑफ ग्राउंड, लेकिन क्या हमने ग्राउंड में पानी डालने की व्यवस्था की है? तो ये सब सोचना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ अ नेट जीरो, नेट सन, जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ क्या उतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फर्स्ट। सेकंड, मेरा एनर्जी यूसेज। आज क्या हो रहा है ना कि मेरे घर में 165 लीटर का फ्रिज था, मैं 500 लीटर का ले आता हूँ, पर उस पर 5 स्टार रेटिंग, और मैं सोचता हूँ कि वो आई एम एनर्जी एफिशिएंट। मैंने सोलर पैनल लगा दी और साथ में 10 एसी लगा दिए घर में, और मैं सोचता हूँ कि मैं, यहाँ प्रश्न 5 स्टार इक्विपमेंट खरीदने का, या क्या मैं 165 लीटर के रेफ्रिजरेटर से 100 लीटर के रेफ्रिजरेटर पे जा सकता हूँ यूसेज। सोलर पैनल लगाने के बाद क्या मैं मेरा एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है, पर वो हो नहीं रहा है। आज हम छूट ले रहे हैं। सस्टेनेबल में 3 चीज़ें आती, रिसाइकलिंग, रीयूजेबिलिटी एंड रिड्यूस। ये तीनों चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज मेरे आसपास हैं, जैसे ये पंखा है, अभी इसको अपन फुल स्पीड पे चलाएं या 2 पे चलाएं, फर्क है वो, राइट। तो यहाँ मुझे ये 3R, जहाँ जहाँ क्या मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ, जैसे जीन्स आपने पहन रखी है, आपको पता है दिस कंज्यूम 600 लीटर्स ऑफ वाटर। एक जीन्स पहनना यानी 650 लीटर पानी लगता है उसको बनाने में। तो ये जब तक आप सब लोगों के दिमाग में, हमारे दिमाग में बैठेगा नहीं कि भाई मैं कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा हूँ, तब तक मेरे को सस्टेनेबिलिटी समझ में नहीं आएगी। सो सिंपल वर्ड में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, reuse whatever you can, recycle as much as you can. These are the definition of The pillars. And how would you connect this concept of sustainability with career? career. Very nice. So अभी क्या है ना, देखो, every day whatever we are doing, we are adding carbon footprint. Okay, please explain. कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हम काम करते हैं, हमने खाना बनाया, जैसे खाने में हमने एलपीजी यूज़ की, राइट। वो एलपीजी बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है। आप अभी मेरे घर आए, दोनों लोग बाइक पे आए होंगे, राइट। जो बाइक में जो इमिशन हुआ, जितना आपने फ्यूल कंज्यूम किया, इट इज़ अल्टीमेटली गेटिंग इनटू एटमॉस्फेयर। तो आज हमारे को ऐसे करियर ढूंढने, अभी हमने क्या किया है, जैसे इंदौर में हमने विजिबल कचरे को साफ कर दिया, एंड देयर इज एन इनविजिबल कचरा। पूरे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो जो भी ऑप्शन हो सकते हैं वो आपके कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो मास फॉरेस्टेशन कुड बी वन ऑप्शन, वाटर कंजर्वेशन, ह्यूज डिमांड, आई एम टेलिंग, पानी के कंजर्वेशन पे काम करो, दैट कुड बी अ ब्यूटीफुल कैरियर ऑप्शन। सो मास फॉरेस्टेशन हो गया। परमाकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर, मैं उतना उगा सकूं जिससे मेरे परिवार की नीड पूरी हो सके और मैं आसपास के 100 परिवार को अच्छा खिला सकूं, ये एक तरीका हो सकता, क्योंकि ये सब सस्टेनेबिलिटी में आएगा। हाउ आर वी गोइंग टू सस्टेन एज ए स्पीशीज ऑन दिस अर्थ, दैट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी वेरी ह्यूज क्वेश्चन, राइट। टेक्नोलॉजी का यूज़ मैं करके क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो प्लानेट पे लाइफ को सस्टेनेबल रखें। सी अभी आपने बोल दिया हमने ईवी बनानी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पर हम नहीं सोचते हैं यस इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज डेफिनेटली रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, द व्हीकुलर पोल्यूशन, बट उसकी जो बैटरी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लस उसका डिस्पोजल, इट इज़ वेरी डेंजरस टू एनवायरनमेंट, है। सो कॉन्सिक्वेंसेस समझ करके
तो ऐसे कई सारे बतेरे ऑप्शन आज खुलते जा रहे हैं करियर में, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करूँ मैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। सो एनीथिंग दैट लीड्स टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज लिंक्ड टू सस्टेनेबिलिटी। ओके, और इनके अगेंस्ट नहीं मैं कहूँगा, इनके अलावा के जो प्रोफेशंस हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन नियर फ्यूचर दे आर गोइंग डाउन द लाइन? हाँ, वो मुझे पता नहीं, पर अभी तो क्या हो रहा है ना, जैसे मैंने बताया कि लाइक फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट कहीं फिट तो नहीं हो रहा है, तो क्या वो चीज़ देखो, अलग अलग जा रही है, ऑपोजिट? देखो आईटी सेक्टर, आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैंटास्टिक टूल, बट क्या हुआ ना कि हम लेट्स गो बैक टू 10 years बिफोर कोरोना, है ना। हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग थी, ग्रीन बिल्डिंग में, उसको जो भी बोले, पर उसमें एयर कंडीशन दिया, राइट। एयर कंडीशन में आप बैठे हो, सो आप किसी चीज़ को कूल कर रहे हो, लेकिन कहीं हीट जा रही है ना, राइट। नाउ दैट फ्रियॉन विच इज़ गेटिंग रिलीज इन द एटमॉस्फेयर इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस ओजोन लेयर के लिए, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि हमने बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए। जस्ट इमेजिन, जो आप एक हैप्पी बर्थडे मैसेज व्हाट्सएप पे भेजते हो, डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच कार्बन इट ऐड? एक सिंपल मैसेज जो आपने किया है, यू नो, कि हाउ डेंजरस इट इज़। कैसे, मतलब ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, क्या रहता है कि जैसे आपने आज व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेजा, ओके, वीडियो या ऑडियो या टेक्स्ट मैसेज, वो टेक्स्ट मैसेज जाता है यहाँ के नियर बाय टावर के पास, नहीं, वो टावर उसको रिसीव करके फर्दर सबस्टेशन पे ट्रांसफ़र करता है स्विचेस राउटर्स के थ्रू। वो अल्टीमेटली जाता है आपका जहाँ सर्वर है, जिस भी किसी से आप एयरटेल हो या वट एवर योर सर्विस प्रोवाइडर, उस सर्वर के पास जाता है। उसका डेटा सेंटर है, वहाँ पे वो सर्वर है। वो डेटा सेंटर आप देखेंगे तो ह्यूज होते हैं, जिसमें बड़े बड़े एयर कंडीशन लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ वेरी हैवी, है ना। उसके प्रोटेक्शन के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए जो भी सर्विसेज लगा रखी है, वो सभी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। फिर वो सर्वर से फिर वो जाता है जो आपका बंदा है, रिसीवर एंड के सर्वर के की तरफ जाने की उसकी यात्रा वही शुरू होगी। वहाँ से फिर उस नियर बाय टावर को ट्रांसफ़र करेगा, नियर बाय टावर से वो स्विचेस राउटर से होता हुआ आपके सर्वर पे आएगा, जिस पे भी जिसको, और वो फिर बंदा रिसीव करेगा, तो उसका डेटा सेंटर है। तो ऐसा एक सिंपल मैसेज 300 से 400 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देता है बीच में, उससे अटैच्ड एलिमेंट्स के द्वारा। हाँ, और फिर अपन उसके प्रोडक्शन में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में तो जा ही नहीं रहे हैं। इस स्विचेस राउटर टावर जो लगे हैं, वो मटेरियल कहाँ से आया? ये सब कमिंग बैक टू द आईटी में क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे जॉब आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड ड्यू टू जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे क्या, कंटेंट क्रिएशन हमारे इसमें बहुत बड़ा एक प्रोफेशन होता है, जिसमें आप कंटेंट क्रिएट करते हो। दैट हैज़ बिन कम्प्लीटली नाउ रिप्लेस बाय जेएनएआई। वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो थे वो गॉन। इंजीनियरिंग जॉब में जब हम कोडिंग करते थे ना, अभी क्या रहता है कि 60 to 70% मतलब कोडिंग इज डन बाय जेएनएआई इंजन। अब इंजीनियर का जॉब उस कोड को वैलिडेट करने का रहेगा, वो कोडिंग नहीं कर रहा है। मुझे आप कोई भी टेक्नोलॉजी, जो जावा है, XML है, अब वॉट एवर लैंग्वेज यू कैन थिंक ऑफ, पाइथन है, यू टेल जेएनएआई, यू टेल द प्रॉब्लम इन प्लेन इंग्लिश, और यू टेल द प्लेटफॉर्म कि मुझे इसमें लिखनी, वो जेएनएआई उसका पूरा कोड लिख देगा, राइट। तो जो कोड लिखने में मुझे 10-10, 20-20 दिन लगते थे, अब वो 10, 20, 25, 30 सेकंड में आ जाता है सामने। और इंजीनियर का जॉब उसको वैलिडेट करना और टेस्ट करना रही है कि सब सही, सब ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ क्या मैं, कुछ अपना दिमाग लगा करके, दैट्स इट। तो वो जॉब रिड्यूस हो गए काफ़ी सारे, वो रिड्यूस हो जाएंगे धीरे धीरे। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये धीरे धीरे ये सारे आईटी सेक्टर विल गेट अफेक्टेड डेफिनेटली with the new advancement of technology. I have told you the connection between IT and sustainability. कि आज IT जॉब जो 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 कर रहा है, जो डैमेज कर रहा है ना, दैट डजंट मीन कि मैं IT के खिलाफ हूँ, नो। पर हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये जो ग्रोथ है, जैसे मैंने बताया कि जो
लिमिटेड रिसोर्सेज है ना अपने पास, वो फॉलो करते हैं बेल कर्व। आप सब लोग बेल कर्व से परिचित हैं? क्या होता है बेल कर्व? जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है ना, वो ऐसे जाके ऐसे, मेरी एज है, आई पीक एंड देन आई डिक्लाइन। कोई भी चीज़ है अपने नेचर के साथ कि वो एज होती है और उसके बाद खत्म होती है। ओके, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे मैंने 2013 में 50% कंज्यूम हो गए, अब हम डिक्लाइन पाथ पे, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, है ना। ग्रोथ ऐसे तो ग्राफ मैच नहीं होंगे तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, करेक्ट। कि ऐसी ग्रोथ कैसे हाइपरबोलिक करो, पॉसिबल ही नहीं है भाई, विथ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन अर्थ। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कैंसर क्या है? कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इन द बॉडी। ग्रोथ को पकड़ना। वैसे ही क्या ग्रोथ एक डिसीज है, ये हमको सोचना है। जो करंट ग्रोथ का जो इज इट ए कैंसर? इट इज़ अ डेंजरस थिंग। कितनी तेजी से हम, मालूम है आपको 2030 में, जिस मैंने पानी का बताया, 2040 में ह्यूमैनिटी विल स्टार्ट, खाना नहीं होगा। आपके पास पैसा होगा खूब सारा, लेकिन भोजन, the 4-inch topsoil is depleted. Yeah, it is the productivity of Mother Nature, Mother Earth is reducing drastically. Correct? अभी आप देखोगे 92 के बाद अमेरिका में नेचुरल कैलेमिटी 132% इंक्रीज हो गई। 92 में जितने हरिकेन स्टॉर्म ये आते थे ना, उससे डबल हो गए अभी। ग्लेशियर पिघल रहे, सबको पता है ना। लास्ट ईयर आई वॉज इन आइसलैंड एंड वहाँ पे मुंबई से 4 गुना एरिया ग्लेशियर खत्म, पिघल गया है, गॉन कंप्लीट। हाँ, इटली के अंदर एक जगह है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, सिसिली ऐसा आल्पस माउंटेन के पास में, वहाँ 728 ग्लेशियर होते थे, अभी 23 बचे हैं, 705 चले गए। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो टेम्परेचर राइज है, हम जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, यू नो। और ऐसे समय में सस्टेनेबल ऑप्शन इज़ द ओनली ऑप्शन। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको नेचुरल खेती की तरफ चले जाना चाहिए, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अपना पानी कॉन्जर्व करना चाहिए, है ना, कैसे भी पानी को बचाना है। तो रेन वाटर एक्ट, 40 इंच पानी बाहर इंदौर सिटी में हो रहा है, कितना हम सहज सकते हैं, कितना हम समेट सकते हैं। घर हमको ऐसे बनाना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में जा सके, ना कि सीमेंटेड घर अपन ने बना करके उसको पैक कर दिया है, अब पानी जा ही नहीं रहा है ना। ये सब सोचना पड़ेगा। आई एम वेरी वरीड अबाउट योर जनरेशन एंड जनरेशन नेक्स्ट। मेरी तो 50% लाइफ हो गई इस मदर अर्थ पे, 50% भी निकल जाएगी। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू गाइस? उसी का प्रयास हम लोग बहुत तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी इनिशिएटिव आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये घर है जैसे, ये सस्टेनेबल मटेरियल से बना, मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट से। अपनी जो लाइफ यूनिवर्सिटी आ रही है, 0 कार्बन फुटप्रिंट, है ना। ये क्यों कर रहे हैं हम? हम आने वाली जनरेशन को, वी जस्ट वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट, हम कोई रेवोल्यूशन करने निकले हुए लोग नहीं हैं, पर ये एक तरीका है जीवन जीने का, जिसमें सरल से लाइफ, मैं ये तय करूँ कुछ क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तय करूँ कि भाई इस साल में एक भी कपड़ा नहीं खरीदूँगा। मैं तय करूँ कि मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनूँगा। प्रेस करना बहुत बड़ा डेंजरस काम है। मैं तय करूँ हफ्ते में एक दिन मैं अनकुक फूड खाऊंगा, कुकिंग इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, राइट। मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं 100 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा घूमूंगा नहीं, सब कहीं जाऊँगा नहीं, क्योंकि हमारा घूमना भी कार्बन फुटप्रिंट ऐड करता है। एक एयर टिकट ऐड, अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग 1 क्विंटल कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, एक पर पर्सन। एक एयर टिकट, 1 क्विंटल? 1 क्विंटल सिर्फ एक टिकट एयरप्लेन से आप जब यात्रा करते हैं, जो फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा है और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है इज़ वेरी हाई। तो ये सब सोचेंगे नहीं ना, तो मुझे क्या लगता है कि अभी हमको कुछ करना ही नहीं चाहिए। इंसान को 2-3 साल तक, जैसे कोरोना में हुआ ना, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। नो प्रोडक्शन, नो ट्रैवलिंग, नथिंग टू हील। इफ यू
बेटा बहुत खतरनाक जगह पे बैठे हुए हैं अपन. Sorry, I'm creating a fear in your mind, but I think that fear is necessary. नेसेसरी. So did I answer your question or no? एंड इसका स्पिरिचुअल एंगल भी है. बिल्कुल नहीं. प्लीज एक्सप्लेन. तो स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है? देखो, स्पिरिचुअल का अर्थ हम क्या निकाल लेते हैं कि जंगल में जाके बैठ जाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा लो, है ना, नगुआ वस्त्र पहन दो और रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं और बड़ा सा तिलक लगा के वो तो नहीं. बहुत ही सरल है. अध्यात्म, अध्यात्म नहीं इति अध्यात्म, आत्मा और बॉडी, इसको अलग अलग समझना ही अध्यात्म है. ये दो एंटिटी है. ओके. और हमारी जीवन शैली ऐसी होना चाहिए, हमारी जीवन पद्धति ऐसी होना चाहिए जिसमें मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, ये तीनों एस्पेक्ट को हम एड्रेस कर सकें. आज क्या हो रहा है कि मटेरियल की तरफ हमारा ज़बरदस्त रुझान है. पूरे एफर्ट जो जा रहे हैं वो मटेरियल की तरफ. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इनहेंस our spiritual life, our emotional life. So 1/3 aspect of life के लिए 2/3 aspect is completely ignored. इसको बैलेंस करना ही अध्यात्म है. It is not something which I am, अध्यात्म का बहुत सा सरल अर्थ है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है. इस जन्म में मुझे जो फॉर्म मिला है, करेक्ट, जो एनर्जी मेरे अंदर काम कर रही है, वो कौन है, वो कहाँ से मिलती है मेरे को, राइट. ये हम जान लेंगे ना, तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल हो जाएगी. मतलब हर तरीके से. बिल्कुल. जब आप देखो अभी क्या है कि आज प्रवृत्ति, देखो सब प्रवृत्ति तो भाग रहे हैं ना. मैं मजाक में कभी बोलता हूँ चूहा दौड़ चल रही है, राइट. लेकिन चूहा दौड़ में मैं जीतूंगा तो भी तो चूहा ही हूँ ना, बराबर है. राइट. चूहे दौड़ में जब दौड़ रहे हैं, हमें जीत भी गया, फर्स्ट भी आएगा, तो आई एम ए चूहा, आई एम ए रेट, करेक्ट. आई एम ए रोडेंट. तो यहाँ ये जो दौड़ है इसमें इंसान सोच ही नहीं रहा है. ये प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति, निवृत्ति का मिश्रण ही नहीं है, जो कि ज़रूरी है. जरूरी है बिल्कुल कि मुझे अभी क्या है, इसीलिए जो भारतीय सनातन पद्धति उसको पढ़ना पड़ेगा. मैं आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट और हिंदू फैनेटिक, नो आई एम नॉट, पर मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करने वाला रैशनल ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे मेरे शास्त्रों पे संपूर्ण विश्वास है. आपको वहाँ जवाब मिले. वेद, उपनिषद, गीता, आपके आंसर हैं सारे उसमें. मुझे कैसे जीना है, गीता ने 10वां अध्याय पूरा का पूरा विभूति योग, पूरा प्रकृति के साथ कैसे रहना, वो है जिसमें भगवान अपनी विभूति समझा रहे हैं कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष में हूँ, हिमालय में जो स्थावर है, हिमालय पहाड़ में मैं हूँ, प्रशांत महासागर में मैं बैठा हूँ, नदियों में मैं, गंगा नदी के अंदर मेरी विभूति है. ये सब इसके डिमॉन्स्ट्रेशन है कि यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूँ. ये बात हमको समझ में नहीं आती है, इसको समझना चाहिए. सभी जगह वृक्ष में वासुदेव है ना, पहाड़ों में, वनस्पति में, सब जगह भगवान बैठा है. इसको जानना और इसको बुद्धि में उतारना, बुद्धिगम में प्यार, भगवान के लिए इंटेलेक्चुअल लव खड़ा करना, फियर से नहीं और अंधश्रद्धा से नहीं, ब्लाइंड फेथ से नहीं, सुपरस्टिशियस नहीं, बुद्धिगम में प्यार. अभी क्या होता है ना, हमको कई लोग कुछ तो भी बोलते हैं, अभी क्यों हमारे पुराणों में ऐसा लिखा है. मुझे वेद यदि आज आकर के बोलेंगे कि अग्नि ठंडी है तो मैं नहीं मानूंगा, मैं वेदों को भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव अलग है. तो हम क्या क्वेश्चन करना भूल गए, विवेकशील बुद्धि बनना चाहिए, वो बनना बंद हो गई. तो ये स्थिति में आज हम पहुंच गए. तो स्पिरिचुअलिटी को वो बहुत बहुत कठिन नहीं है भाई. मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, ये जानने की कोशिश करना है, इसका सतत प्रयास करना. और ऐसा उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं सबको जीवन छोड़ करके हिमालय में चला जाऊँ, और नहीं, पूर्ण सांसारी होकर के. हमारे किस भगवान की शादी नहीं हुई है, सबकी पत्नियाँ हैं कि नहीं. बिल्कुल. इवन शिव जी जिसकी कल्पना आगे शमशान में रहता है, भभूत लगा के, लंगोटी पहन करके, भूत और राक्षसों के बीच में, उनकी भी पत्नी है. हमारे कोई भी ऋषियों को देख लो, कोई भी ऋषि कुंवारा नहीं है,
या जिसने शादी नहीं की, सारे ऋषियों को ऋषि पत्नियां हैं, पूरा का पूरा। तो ये मुझे संपूर्ण संसारी होकर के मेरे जीवन को बैलेंस करके चलना। व्हाट डज दैट मीन, लेट मी एलाबोरेट लिटिल बिट। अपने 24 घंटे हैं ना, 8 घंटे अपने यहाँ पे उसके लिए व्यवस्था थी। 4 पुरुषार्थ अपनी संस्कृति ने माने, कौन सा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 6 घंटे सबके लिए, धर्म के लिए 6 घंटे, अर्थ के लिए 6 घंटे, काम के लिए 6 घंटे और मोक्ष के लिए 6 घंटे। काम का मतलब में क्या आ गया? अपना भोजन आ गया, अपना अपना सोना आ गया, अपना अपना काम का मतलब डेली कोर्स, डेली जो भी एक्टिविटी मैं करता हूँ फॉर माई बॉडी, मेरी शरीर के लिए। अर्थ उसमें आ गया, अर्थ और काम के 6 और 6 12 घंटे हो गए। मैं मोक्ष के लिए 6 घंटे बिताता हूँ क्या, और धर्म के लिए 6 घंटे बिताता हूँ क्या। धारयति धर्म, धर्म का मतलब जिसकी धारणा की जा सके ऐसा। धर्म का मतलब ऐसा मत समझना इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, रिलीजन नहीं, और रिलीजन नहीं है, हाँ, या हिंदू धर्म, नो, बहुत अलग है उसकी डेफिनेशन। आज टाइम नहीं है अपन उसके एलाबोरेट करने की। तो भाई अभी तेरे पास जो 24 घंटे हैं और ये 4 पुरुषार्थ हैं, तो आज की जीवन पद्धति ऐसी कि मैं धर्म को नहीं दे सकता 6 घंटे, 2 घंटा दे, है ना। मैं मोक्ष को नहीं दे सकता 2 घंटे, 1 घंटा दे, बाकी के तू लगा दे इधर तेरे अर्थ और काम में। पर वो भी चला गया है। आज सारा का सारा 24 घंटा मेरा जा रहा है अर्थ और काम, राइट। इसको बैलेंस करना है। ये बैलेंस कैसे होगा? इसके लिए मेरी तैयारी बचपन से होनी चाहिए, अपब्रिंगिंग में वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई, और ये हमारे सिस्टम में था। हम ऐसे नहीं थे जो आज जहाँ पहुँच रहे हैं। आज तो विनाश के कगार पे मानव के, पर मानव अपनी स्थिति कैसी है अपने को पता है ना। अमेरिकन को मालूम है नहीं है, ब्रिटिशर्स को मालूम नहीं है, तो अपनी स्थिति कैसी है देखो। मास्टर साहब ने होमवर्क दिया, बराबर, दूसरे दिन करके लाने का बोला, वो होमवर्क करके नहीं लाया, छूट किसको मिल जाएगी? जो कल एब्सेंट था, जो प्रेजेंट नहीं था। उसको मास्टर साहब बोले, आप बोलोगे कि मैं कल आया नहीं था सर, इसलिए मुझे मालूम नहीं, तो मास्टर साहब कदापि आपको छोड़ देंगे, राइट। लेकिन जिसको मालूम था, जिसने नहीं किया, उसकी क्या हाल होगी? उसको पड़ेगी ना सेंटर, राइट। आज के मास्टर मारते ही नहीं, मुझे पता नहीं, बट हमारे टर्म में तो वैसी अपनी स्थिति फिर भारतीयों को पता है। तो जब ऊपर जाएंगे भगवान पूछेगा हुआ किया कि नहीं, तो आप नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं था सर, मैं एब्सेंट था, राइट। सो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीयों को तो बहुत आगे निकल करके विश्व को ये तत्व ज्ञान देना चाहिए कि कैसे बैलेंस करना लाइफ में। और उसी के लिए हमारे सिस्टम में, जैसे मैंने 4 तुमको पुरुषार्थ बताया, वैसे 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें जो पहले 2 आश्रम है वो प्रवृत्ति के हैं, 50 साल तक मुझे प्रवृत्त रहना है, और दूसरे 2 आश्रम निवृत्ति के हैं। ये बैलेंस था। तो 8 साल के बाद रिटायर्ड होने के बाद रिट्राई करता है, हाँ, कि दूसरा नौकरी करूँगा, चलते हैं ना कई सारे लोग। क्या कर रहे हो सर? रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद क्या किया? मैं रिट्राई कर रहा हूँ, ये मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। क्यों? अभी तो समय है, जाओ बाहर जाओ, समाज में जाओ, गाँव को उठा लो, एक बदल जाएगी तस्वीर। और ये जो विनाश के कागार पे अपन पहुँचे हैं, तो ये है अध्यात्म। बहुत कठिन अर्थ में पूर्णतः आध्यात्मिक व्यक्ति में। और आप बोले मनीष भैया आप तो बढ़िया शर्ट पैंट एकदम ट्राउजर फर्स्ट क्लास, घड़ी, घड़ी बिल्कुल फर्स्ट, एप्पल वॉच, इतने सारे, ये आप कैसे आध्यात्मिक? यही हमारी भूल है, मिसअंडरस्टैंडिंग कि इस तरह से रहने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, गलत है। और वही सस्टेनेबिलिटी भी है। 100% सस्टेनेबिलिटी का मैंने तुमको क्या बताया कि ये इंटरलिंक्ड है ना। आज देखो, मैं सपोज करो कि आपने 1 एकड़ जमीन पर ओम ने और आपने अपनी खेती करना शुरू कर दी और अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें उगाना शुरू की। सब्जी जो नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए सीजनल, आपने 1 एकड़ ज़मीन पे पूरा काम, 6 परिवार पल सकते हैं 1 एकड़ ज़मीन पर। ओके, उसमें आपकी दालें, मसाले, सब्जियां, अनाज में जो भी आप गेहूँ चावल खाते हैं सब उग सकते हैं आज की तारीख।
यदि वो आप उगाओगे, नेचुरल तरीके से उगाओगे, बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना उसके, राइट, जब आप सोचो आप आध्यात्मिक कैसे कहलाओ, जब आपको एक भान ये होना शुरू होगा, क्योंकि खेती करोगे तब पता चलेगा अच्छा। यार मैंने एक बीज डाला, 1000 दाने कहाँ से आ गए। भुट्टे का मैंने कॉर्न का एक बीज डाला, उस पर इतने सारे बीज कहाँ से आए, किसने किया है? मैंने तो एक ही डाला था, है ना, मैंने बीज इतने डाले। देखो आज क्या रहता है कि जब तुम 2 किलो गेहूं के बीज डालते हो ना, हाँ। तो एक बीघा में 2 से 3 किलो गेहूं के बीज डलते हैं ना। और एक बीघा में प्रोडक्शन यदि अच्छी आपकी खेती हो, पेस्टिसाइड इन्फेस्टेड नहीं, नेचुरल भी उगाओगे, तो 7 से 8 क्विंटल गेहूं पैदा हो जाते हैं। तो डाले कितने थे साहब आपने? 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, वो कितने गए? 5 क्विंटल। कैसे हुआ ये, किसने किया? यहाँ से भगवान के ऊपर बुद्धिगम में प्यार खड़ा होना चाहिए, और नेचर से कनेक्शन। नेचर से कनेक्शन 100% होगा। मैं प्रकृति से कनेक्ट हुआ, प्रकृति के साथ जुड़ा। प्रकृति से जुड़ना, सस्टेनेबिलिटी का, आध्यात्मिकता, ये प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। आज अपन यहाँ बैठे हैं, हमारा अपना घर है, प्रकृति घर। मैं बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 सालों में जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है वो एक्सपोनेंशियल है। यहाँ तो वृक्ष वनस्पति के साथ हम रहना शुरू किया, ये बहुत कुछ सिखाते हैं। तो दिस इज ऑल कनेक्टेड, यू नो। एंड यही भारतीयों का तत्वज्ञान, सिंपल लाइफ होती थी, सरल जिंदगी हम जीते थे, हाई थिंकिंग होती थी, समाज को आगे कैसे लेके जाना। आज का सब कुछ उल्टा हुआ है। आज जितने किसी काल में मंदिर नहीं थे, आज उतने मंदिर हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा। भक्ति में बाढ़ आई हुई है, ऐसा बाढ़, मंदिरों की भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ी आज। लेकिन क्या मेरा जीवन उन्नत हुआ है? मानवीय जीवन उन्नत हुआ है? मंदिर बढ़े तो अपराध क्यों बढ़ गए? छोटी छोटी बच्चों के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, रिलीजियस फैनाटिज्म बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? मंदिर क्यों? तीर्थ यात्रा का क्या मतलब था? हमारे प्रतीकों का क्या मतलब था? तिलक का मतलब क्या? कलश का मतलब क्या? नारियल का मतलब क्या? स्वस्तिक का मतलब क्या? ओम का मतलब कुछ पता नहीं किसी को। हमारे 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 त्योहारों का क्या मतलब है उसमें? हम प्रेय के पीछे लगे। अभी क्या चल रहा है? नवरात्रि। नवरात्रि शक्ति पूजन के दिन में, लेकिन शक्ति पूजन हो रहा है। आज किसी भी पंडाल में जाओ, वो नग्न, अर्धनग्न स्त्रियां फिल्मी गानों पे ऊपर, अश्लील गानों के ऊपर नाचती हुई दिखाई देती है। सबकी इसका मतलब क्या होता है? शक्ति पूजन में देखा है आपने? मैं एग्जाम्पल दे रहा, अम्बा माँ की मूर्ति कहाँ होती थी? बीच में, है ना। आज अम्बा माँ को ऊपर ने बिठा दिया कोने में, अम्बा माँ की उनके सेंटर में, और सभी एक तारी से या एक स्टाइल में निर्भय कर देते हैं ना। उसका क्या मतलब था कि मेरे सेंटर में भगवान है और हम सब एक संघ, हमारा एक आचार, एक विचार है, एक तरीका गरबा करने का ये मतलब है। कलेक्टिवनेस, यूनिटी, संघ बना करके हम शक्ति की उपासना करते हैं। अनुभव शक्ति करो युग, ऐसा बोला है अपने लोगों ने, कलयुग में संघ बना कर काम देना। तो एक जैसी एक ही ताल में सब डांस कर रहे हैं, और सेंटर में कौन है? माँ है, भगवान, देवी है। दैट वाज द सिंबल, दैट इज द सिंबल, यूनिटी। हम सब एक हैं, राइट। और जब संघ एक होता है, जब आचार और विचार एक होता है, वहां पे नारायणी शक्ति पैदा हो जाती है। ये उसके प्रकाश हमने क्या कर दिया उसे? इट इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। जो इवेंट हो गई, इसके पीछे का शक्ति पूजन और ये सब तो चला ही गया है, इसके पीछे का भाव चला गया है, बिजनेस आ गया उसमें। ये सब। तो आज क्या अपन ने प्रिय का भाग पकड़ा है, श्रेय का भाग पकड़ा ही नहीं कि मेरा ये लोग तो सुधारेगा ही, और लोग भी सुधरेगा। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारे धर्म को जानने की एक ना लोगों में प्यास, आज के यूथ में प्यास भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हुआ धार्मिक, जब भी मैं ऑन द कॉन्ट्रेरी बुधवार के दिन कभी जाना होता है, वैसे जाता नहीं हूँ, पर खजराना मंदिर में गया और 2-2 घंटे यूथ लाइन में लग करके भगवान के दर्शन के, मुझे प्रसन्नता होती। लेकिन उसको कौन समझाएगा
भगवान तेरे यहाँ की 2 घंटे की भक्ति ये लाइन में लग कर के पूजा करने से गणेश जी नहीं प्रसन्न होने वाले। उसके बजाय तू किसी गांव में जा, गांव वालों के साथ प्यार दे, निस्वार्थ प्यार दे, उनके साथ बैठ, उनके साथ संबंध खड़ा कर, उनको भगवान की सही कल्पना उनके दिमाग में डालने की कोशिश कर, उसको बता के आ कि तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर भगवान है। यहाँ भगवान प्रसन्न हुआ है। और जब ऐसी सोसाइटी बनेगी जहाँ पे दूसरा दूसरा ही नहीं है, जब मेरे को ये भाव हो जाएगा कि जो भगवान मेरे भीतर है वो तेरे अंदर आकर के बैठा है, तो मैं अलग कैसे हुआ देख चीज। तो ये जब भाव आएगा ना दोस्त, तो हम ये कछुआ चाह रहे। ऐसा नहीं है कि कल आज अपन ने करना स्ट्रीट फॉर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, यदि मैं ये करूं और ये काम मुझे आज से करना है, उसके लिए 60 साल का वेट नहीं करना है। लोग बोलते ना अगर गीता अभी से पढ़ रहे हो 60 साल के बाद पढ़ना, और मुझे बहुत वो लगता है, हंसी आती है। तो रिटायर्ड हो जाते ना लोग, तो क्या देते हैं, श्रीफल देते हैं, शॉल देते हैं, गीता दे देते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे भाई गीता रणांगण में बोली गई है, कहाँ हो ये गीता के ऊपर, युद्ध के मैदान में हुई। बिल्कुल। हाँ, अरे जिसके जीवन से रस्सी निचल गया, ये खत्म हो गया, उसको गीता की थोड़ी आवश्यकता है। गीता की आवश्यकता हमको है, तुमको है, जो जीवन में उतरे हुए लोग हैं, जिनका गेम चल रहा है अभी। हाँ, अभी चाहिए गीता, और वो बताता ही नहीं है कोई। गीता को हम उठा कर रख दिया पुणे ने, है ना, और हम उसकी पूजा करते हैं। गीता जयंती होती है ना जी, अरे भाई गीता उठा और चल, उसमें जो तत्व ज्ञान है तेरे जीवन को तेजस्वी बना देगा। ये सब कनेक्टेड है दोस्त। आज यू एंड जवानों को खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए, गीत को खड़ा होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसमें ना। ये मेरे गुरु हैं, जो मेरे जिनको मैं मानता हूँ, पांडुली शास्त्री जी आपका मैंने, उनको 3 त्रयी पे विश्वास। पहला भगवान 100% थे, दूसरा श्रुति में आ गया अपना वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि। तीसरा था भगवान गुड, वेरी पावरफुल एंटिटी। विश्व को बदलने की शक्ति किसी में तो यूचनेस, लेकिन उसके पास जाएगा कौन, उसको बताएगा कौन। हनुमान जी को याद दिलाने के लिए कौन आया, जामवंत आए थे। ऐसे ही जामवंतों की जरूरत है इस हनुमान के उपाय करने कि तेरी शक्ति क्या है, बैक ऑफ सब। एंड वी आर ब्लेस्ड विद द बिगेस्ट यूथ, बस ग्रेटेस्ट यूथ। अपना तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन अपनी है ना भाई अभी, राइट। इतनी बड़ी डेमोग्राफी, हम विश्व को बदल सकते, और विश्व बैठा हुआ है। मैं विश्वास माना मेरा कि कहाँ से हमको सही जगह मिलेगी, सही तत्व ज्ञान मिलेगा, सही डायरेक्शन मिलेगी लाइफ का जीने। तो ये आएगा बेटा, थोड़ा सा वो पानी और से नीचे नहीं। So ये है, this is it, right? Yes sir. Any more question you may have? कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं, बस एक लाइन को अगर आप थोड़ा सा मेरे लिए एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इसके ही साथ हम एंड भी करेंगे और इससे एक्सप्लेनेशन के साथ हम एंड करेंगे। बिल्कुल। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपने प्रश्न पूछ लिया यार। इसका आंसर बहुत शार्ट में देने की कोशिश कर हो नहीं सकती, बट लेट मी ट्राई। अपने यहाँ पे 10 अवतारों की कल्पना मानने के लिए वो पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार, कोई हर अवतार जो थे, जैसे अपन शुरू के 3 अवतार देखें तो वो पशु मत्स्य अवतार वो सिंबॉलिक है। अपन आज उसके बारे में वो यूं मछली के रूप में भगवान आए थे, वो माइथोलॉजिकल, उसके पीछे अपने को तार्किक अर्थ मान जाने। मत्स्य अवतार आया, उसके बाद आया वराह अवतार आया, अपना ये कछुआ वाला अवतार आया, फिर वराह अवतार आया, फिर नरसिंह अवतार आया, फिर वामन अवतार आए, फिर परशुराम आए, राइट। उसके बाद राम आए, मर्यादा पुरुषोत्तम। उसके बाद कृष्ण भी 8वां अवतार आए, फिर बुद्ध आए, और 10वां कल की, ये 10 अवतार की कल्पना है जी। इसने जितने भी अवतार आए अभी तक, कल की द फ्यूचरिस्टिक है, वो एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करना चाहते, राइट। परशुराम ने
क्षत्रिय विहीन धरती होती है, पर क्षत्रिय उपशन कर लोगों ने नरसिंह अवतार में जो हिरण्यकश्यप था, जिसने भगवान को माइनस करके सोसाइटी बनाई थी, यस, और हिरण्याक्ष जिसके सब उसने ऐसा समाज खड़ा किया था जो आज का है अमेरिका जैसा, बिल्कुल सिवाय धन के दिन को कुछ दिखाई नहीं देता था। उसकी शिक्षा पद्धति ऐसी, उसको खड़ा, उसके विरोध में प्रहलाद खड़ा हुआ, और प्रहलाद ने ऐसा काम किया, उसने एक समूह खड़ा किया, नरसिंह, नरों में सिंह तैयार किए, इसका अर्थ होता नरसिंह। और वो नरसिंह अवतार उसने उस समाज को बदलने के लिए वो आए नरसिंह अवतार, और वो काम करके चले गए। राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन को कैसे जीना चाहिए, आदर्श राजा कौन, आदर्श पति कौन, आदर्श पुत्र कैसा, आदर्श दोस्त कैसा, मित्र कैसा, भाई कैसा, एक कैरेक्टर वो पूरा उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कृष्ण पूर्ण अवतार, कंप्लीट। तो समाज के जो पांचों एंगल है ना, उसको प्रकाशित करने वाला कोई तो अवतार आया, तो वो कृष्ण अवतार। 5 अवतार कौन से हो गए? तो भावनिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया और आध्यात्मिक हो गए। पांचों कोणों को प्रकाशित, आज अपने पास टाइम नहीं है ना कि मैं उसके बारे में डिटेल का उत्तर चुकूं, आप लोग पढ़ना। उसके लिए बहुत सारी पुस्तक है, हरिवंश है, उनमें भागवत है जिसमें कृष्ण चरित्र आपको पढ़ने को मिलेगा, और महाभारत है। आप पढ़ेंगे खुद तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। गीता जैसा अद्भुत तत्व ज्ञान देने वाला दुनिया जिस, और कृष्ण का चरित्र में आज एक बात बताता हूँ जो आप लोगों को शायद पता है कि नहीं। कृष्ण भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, ऐसा अवतार है जिसने क्लेम किया कि आई एम गॉड। गीता के अंदर आप पढ़ेंगे ना, इसने क्लेम किया है तो मैं यूनिवर्सल पावर, वो 11वां अध्याय है ना, जिसमें भगवान ने अपना यूनिवर्सल रूप दिखाया है ना, विश्व रूप दर्शन जिसको बोलते, आई एम द गॉड, आई एम द यूनिवर्सल पावर, ये क्लेम करने वाले। तो जो पांचों कोणों को प्रकाशित करे इंसान के, मानव जीवन के, केवल एक छोटे से हेड को एड्रेस करने नहीं आए थे, तो पूर्ण अवतार थे। इसलिए विश्व में कोई गुरु हो सकता है, विश्व में जो सही दिशा कोई दे सकता है तो वो कृष्ण है। इट इज नॉट, अगेन लेट मी रीएम्फसाइज, आई एम नॉट अ फैनाटिक हिंदू और फंडामेंटलिस्ट। कृष्ण का जीवन चरित्र उठा लेंगे ना तो विश्व में लीडर कैसा होना चाहिए, नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, कैसे लोग के हाथ में होना चाहिए, निष्प्रभ भाव किसके पास होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता कौन होना चाहिए, साफ आपको पूरा सब कुछ दिखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ उनके जीवन से सीखने को मिल। किसी की हिम्मत नहीं थी पूरे जम्बू द्वीप में कि कृष्ण को चैलेंज कर सकें। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कृष्ण के साथ कोई वाक्चातुर्य में बैठ सके। और धर्मराज जी की स्थापना करने के लिए पांडवों को उठा करके, 5 पांडवों को उठा करके इन्होंने पूरे विश्व, पूरा समय बदल दिया था। ये कृष्ण विश्व के गुरु हो सकते हैं, जैसा चरित्र, जैसा महान चरित्र, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आज बोलते हैं कृष्ण मंदिर जगत गुरु, लेकिन मेरी गली का भी गुरु नहीं हो, तो किसकी जिम्मेदारी आती है? इतना महान चरित्र जो धरती पे नाचा, पूरी दुनिया के पास ले जाना चाहिए उसको, उसकी विचार पद्धति, उसकी आचार पद्धति से एक समाज खड़ा करके दिखाना चाहिए, और दुनिया को दिखाना चाहिए कि देखो कृष्ण के विचारों पे आधारित जीवन कैसा होता है। तब हम बोल सकते हैं कृष्ण वंदे जगत। मेरा स्टांस बिलीफ है कृष्ण भगवान विश्व के गुरु हैं और विश्व को दिशा दिखा सकते हैं इनका। With that, let's conclude this. Thank you very much for all the knowledge, information, and everything. Thank you so much for your time and I hope भाई किसी को कुछ मेरी बातों से कुछ I hope बड़ी कड़ी और खड़ी बातें करी। हाँ, तो I hope you guys like it and Very good. think through it, or it should not become an intellectual feast. All right? Yes. Thank you, Om. Thank you, Athar. Thank you so much. Thank you.